हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसका एक फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्क, एनर्जी और पावर ये सभी क्या होते हैं। तो वर्क क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि यदि हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है। आपने जो है सो एक गार्डन है, उस गार्डन में जो है सो आपने पूरा उसको कोड़ दिया है, फ्लावर्स लगाने हैं, ठीक है, और आपने उसमें 1 घंटा का टाइम लगाया, ठीक है। तो आपने कोई काम किया, आप बोलोगे ऑफकोर्स हमने काम किया है। हाँ, जो ओनर है गार्डन का वो आपको पैसे दे सकते हैं यदि आपका अपना गार्डन नहीं है तो, ठीक है। तो ये आपने वर्क किया है। आप जो है सो खड़ा होकर कोई वेट जो है सो सर पे लेके खड़े हैं, कुछ देर तक आपने वर्क किया। ये सभी हम जनरली बोलते हैं, ये वर्क जो है सोसाइटी में, राइट, ये वर्क है आपने किया। लेकिन फिजिक्स में जो वर्क है उसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है। फिजिक्स में जो वर्क है वो कहता है कि आप जो भी वर्क करोगे तो कोई भी चीज को मूवमेंट होना चाहिए, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। किसी चीज को आपको उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तभी हम वर्क डन मानेंगे, नहीं तो हम वर्क नहीं मानेंगे। तो सोसाइटी में जो वर्क है, आप दिन भर बैठ के पढ़ रहे हो, एक ही जगह बैठे हो, मान ले लगातार 5 घंटा बैठ के आप पढ़ रहे हो, अब पूरा आपका दिमाग जो है सो फटा जा रहा है, इतना दिमाग से आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। सोसाइटी में आपने बहुत काम किया है, आज 4 घंटे काम किया है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यदि आपने कोई चीज डिस्प्लेस नहीं किया है तो आपने वर्क नहीं किया है। अब इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम सोच रहे होते हैं, तो हमारा न्यूरॉन जो है इधर उधर सभी डिस्प्लेस हो रहे हैं, उसमें कुछ चीजें जो है इधर से उधर जा रहे हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर। तो बहुत ही हाई लेवल पर आप जाकर देखोगे तो सभी बराबर होते हैं। लेकिन हम मोटा मोटी लेवल पर, जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करें, तो यदि मैक्रोस्कोपिक लेवल की हम बात करें तो हमें चाहिए एक डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम सिंपली कहेंगे फोर्स नहीं है। अब जैसे कि ये आदमी जो है वो सर पे 10 kg का वेट लेके आधा घंटा से एक जगह पर खड़ा है, ये थक गया है, परेशान हो गया है, हाँ, इसे भूख भी लग जाएगी, एनर्जी इसका खर्च हो गया है, भूख भूख भी लग जाएगी। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यदि ये देखेगा, बोलेगा तुम तो यहीं कहीं खड़े हो, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है वहीं का वहीं है, नहीं तुम चले नहीं ऑब्जेक्ट चला, तो तुमने वर्क डन जीरो किया है। तो फिजिक्स में जो वर्क है उसका रिलेशन डायरेक्टली है डिस्प्लेसमेंट से। कोई चीज को डिस्प्लेस करना है, ठीक है। ये भी कैसे, एक तरीके से, ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट जिधर भी तिधर हो गया और आप कह दोगे वर्क हो गया, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो उस पर हम आएंगे बाद में। लेकिन अभी आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि फिजिक्स में हम लोग जो वर्क को डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं जिसमें कि एक डिस्प्लेसमेंट हो, और इसको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो है सो आपने फोर्स लगाया हो। आपने वर्क डन तब किया जब आपने फोर्स लगाया, और फोर्स के डायरेक्शन में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तब आपने जो है सो वर्क किया। ये है फिजिक्स के हिसाब से, क्या आपने फोर्स लगाया हो, नंबर वन कंडीशन, ठीक है। तो आदमी तो ये भी फोर्स लगा रहा है, इसको रोके हुए है। नंबर टू, तो दूसरा कंडीशन है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, और वो भी डिस्प्लेसमेंट जो है हुआ हो वो किधर हुआ हो, एटलीस्ट कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ हो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ हो। फोर्स के डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट होगा तब आप कहेंगे कि हम आपने जो है सो वर्क किया, नहीं तो हम वर्क डन नहीं कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से जो वर्क है उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और क्या कहते हैं कि देखो भाई एक यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स को जो है सो इसको हमें खींचना है और खींच के यहाँ पर ले आना है। 100 मीटर डिस्टेंस पर जो है हमें इसको डिस्प्लेस करना है, 100 मीटर का डिस्टेंस से ट्रेवल करना है, ठीक है। आपने फोर्स लगाया, इसे खींच के यहाँ ले आए। एक छोटा बच्चा आया, उसने भी फोर्स लगाया, ऑफकोर्स वो कम फोर्स लगाएगा, वो धीरे धीरे ले जाएगा। आपने लाने में इसे यहाँ पर कितना टाइम लगाया, टीच का टू जीरो से चला तो आपने टाइम लगाया मान लीजिए 10 मिनट। और जो छोटा बच्चा है वो आया, उसने वहां पर वही जीरो टाइम पर स्टार्ट किया और यहाँ पर लाया 50 मिनट में, लेकिन ले आया उसने भी, ठीक है। तो
वर्क डन दोनों ने बराबर किया, दोनों बिना रुके मान लीजिए दोनों ने कर लिया, तो एनर्जी दोनों का सेम है। अब यहाँ पर एनर्जी की बात करते हैं, जब वर्क हो गया तो हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी है मतलब कि कोई वर्क कर सकता है, यदि कोई वर्क कर सकता है तो उसके पास एनर्जी है। कौन ये वर्क कर सकता है? यदि कोई वर्क कर सकता है तो उसके पास एनर्जी है, बहुत सिंपल। तो आपने इस बॉक्स को जो है उठाकर ये पॉइंट से 20 पॉइंट पर, जो कि 100 मीटर है, ले गया, तो आपने वर्क किया, मतलब आपके पास इसके सम एनर्जी है, राइट, कुछ एनर्जी है जो कि आपने काम यहाँ से यहाँ तक किया। छोटा बच्चा जो है उसने भी इस बॉक्स को उठा के इनने की उसको स्लाइड करके ये बी पॉइंट तक ले गया, ए टू बी पॉइंट तक ले गया, टाइम ज़्यादा लिया लेकिन ले तो गया। तो उसने भी, उसके पास भी उतना एनर्जी है, जितना एनर्जी आपने दिखाया उतना एनर्जी उसने भी खर्च किया है। ठीक है, ओके। ऑफ कोर्स आपके पास और ज़्यादा एनर्जी बचा हुआ, तुरंत आपको और कोई काम करने के लिए कहा जाएगा तो आप कर सकते हो, लेकिन ये बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि इसने सारा एनर्जी अपना खर्च कर दिया। तो एनर्जी कहने का मतलब है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, क्या कोई कोई काम कर सकता है या नहीं। यदि वो कर सकता है तो उसके पास एनर्जी है, और नहीं कर सकता है तो उसके पास एनर्जी नहीं। तो यहाँ पर जो एडल्ट है आप और ये जो चाइल्ड है, दोनों के पास सेम एनर्जी है, एटलीस्ट जो काम किया उस हिसाब से। इसके बाद एक तीसरा टर्म आता है पावर। ये पावर क्या है? पावर है कि कौन, ये टाइम से रिलेटेड है, रिलेटेड टू टाइम। मेरे पास ज्यादा पावर है, या यहाँ पर हम धन दौलत, पॉलिटिकल पावर, ये ऐसे भी की पावर की बात नहीं कर रहे हैं हम। पावर सिंपली यहाँ पर बहुत सिंपल है, बेसिक चीजें हैं, काम से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, तो किसके पास ज्यादा पावर है? तो किसके पास ज्यादा पावर है? आप देखिए यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। आपने इसे जो है सो 10 मिनट में पहुंचा दिया, इस ब्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 10 मिनट में पहुंचा दिया। छोटा बच्चे ने भी पहुंचा दिया, उसने 50 मिनट लिया। जल्दी किसने पहुंचाया? आपने जल्दी में पहुंचाया, तो आपके पास ज्यादा पावर है। यहाँ पर ये जो पावर है वो टाइम से रिलेटेड है। टाइम जितना कम लगाएगा किसी काम को खत्म करने में, टाइम स्मॉलर, पावर उतना ज्यादा, पावर उतना ज्यादा है। तो ये है आपका वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क तो थोड़ा सा सोसाइटी और हमारा जो फिजिक्स का डेफिनेशन उसमें डिफरेंट है। आप बैठ कर 4 घंटा पढ़ाई कर लिया, आपने बहुत काम कर लिया है सोसाइटी के हिसाब से, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यदि आपने कोई चीज़ें मूव नहीं किया तो आपने काम नहीं किया है। उसके बाद एनर्जी तो सेम है, आपने जो है सो ए से बी तक किसी ब्लॉक को ले गया तो आपने आपने कुछ एनर्जी खर्च किया, और उतना ही एनर्जी छोटे बच्चे को भी है क्योंकि वो भी उठा के हाथ साथ ले गया। लेकिन पावर जो है वो रिलेटेड है टाइम के साथ में, क्योंकि छोटा बच्चे ने ज़्यादा टाइम लिया इसलिए उसका पावर कम है, आपने कम टाइम लिया तो आपके पास पावर ज़्यादा है। मान लीजिए आपको स्टेयर्स चढ़ना है, हाँ, ये जो है स्टेयर्स चढ़ना है, कुछ ऊंचा स्टेयर्स है, आप जो है सो 1 मिनट में चढ़ गए, हाँ, छोटा बच्चा जो है सो 10 मिनट लगाएगा, तो छोटा बच्चा देरी से चढ़ा तो उसका पावर कम है, आपका पावर ज़्यादा है। तो ये है पावर और वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, अब जो है सो हम क्या करते हैं, वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों का तीनों स्केलर क्वांटिटी है। वर्क हो, एनर्जी हो और पावर हो, इसमें वेक्टर नहीं है, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है। मतलब यदि इसे मुझे कभी भी ऐड करना पड़ेगा तो हम सिंपली ऐड कर देंगे अलजेब्रा वाला एडिशन लगा के। तो ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क को हमने क्या बताया कि वर्क जो है वो किसका फंक्शन है। वर्क कैसे कहते, फिजिक्स में हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ? पहला कंडीशन था कि फोर्स लगाना है, दूसरा कंडीशन था कि उसमें डिस्प्लेसमेंट होना है, और तीसरा कंडीशन था कि किसके डायरेक्शन में होना है। इधर हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इधर हो रहा है, ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ये दोनों के बीच एंगल जो है इस तीनों चीजों का फंक्शन है। ठीक है, एंगल भूल भी जाइए तो भी ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बातें हम कर रहे हैं। वर्क जो है सो मोटा मोटी आप कह सकते हो कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, फंक्शन है, राइट। और आपको पता है कि ये वर्क जो है, जो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये वर्क, ये तो स्केलर क्वांटिटी आ गया भाई। और आपको ये पता है कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमें तीसरा वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये को हम जोड़ेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, ये वेक्टर मिलेगा। घटाएंगे तो भी वेक्टर मिलेगा। मान ले इसको माइनस कर देते हैं ए और बी को, तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ दो वेक्टर को जोड़ या घटा तो नहीं सकते, क्योंकि हमें वेक्टर वर्क मिलेंगे, वर्क जो है स्केलर नहीं मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो दो वेक्टर का ऑपरेशन करने के बाद में जो क्वांटिटी हमें मिलता है, ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी आपका है, तो दो वेक्टर का ऑपरेशन के बाद में जो क्वांटिटी हमें मिलता है वर्क, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों को एडिशन से नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्शन से नहीं मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है दो वेक्टर का, ये वेक्टर ए और बी, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे मल्टीप्लाई करें। वेल ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन वो अभी आपके स्कोप से बाहर है। हाँ, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे। और ये जो है सो बिल्कुल एक अलग चीज़ें देगा आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें वो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है जिसमें कि वो मुझे स्केलर क्वांटिटी दे। तो सबसे पहले हम अब वेक्टर अलजेब्रा चलते हैं, क्योंकि बात यहाँ उठा कि वर्क जो है सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हमें एक तीसरा वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, जबकि यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कोई खास है जिसमें कि दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो ये काम जो है वेक्टर अलजेब्रा में है और हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो वेक्टर के बीच में, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जो यहाँ पर दिखा रहा है आपको। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगा वो है एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे ए और बी, ये दोनों का हम यदि प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगा उसी वेक्टर ना मिलकर एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। यही वर्क वाला काम सिचुएशन में काम देगा, राइट। लेकिन जब हम बताना शुरू किए वेक्टर अलजेब्रा तो थोड़ा सा आगे बता देते हैं कि दूसरा जो वेक्टर अलजेब्रा में जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन है ए और बी के बीच में, उसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर भी मिलता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर भी मिलता है। इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट के बाद में जो क्वांटिटी मिलता है वो एक वेक्टर है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद में जो क्वांटिटी मिलता है स्केलर, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और ये वेक्टर प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखिए इसको डॉट से सिंबल देते हैं दिखाने के लिए स्केलर प्रोडक्ट को, और इसको क्रॉस से दिखाते हैं। क्योंकि इसको डॉट से दिखाते हैं इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहेंगे, और इसको क्रॉस से दिखाते हैं तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है दो तरीके से हुआ, एटलीस्ट आपके सिलेबस तक के लिए दो तरीके से हम लेंगे। एक है डॉट प्रोडक्ट जो कि स्केलर क्वांटिटी देता है, जो कि वर्क में काम करेगा। यहाँ पर आपने देखा वर्क और डिस्प्लेसमेंट जो है, वर्क और डिस्प्लेसमेंट को का जो फंक्शन है, वर्क जो है सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यह मल्टीप्लिकेशन जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ये नहीं करेंगे, ये कहीं किसी और क्वांटिटी में काम आएगा। यहाँ पर दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड वेक्टर जो है सो हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और पढ़ लें कि ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर का को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। तो हमें जो क्वांटिटी मिलता है एक स्केलर मिलता है, लेकिन होता कितना है, उस स्केलर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। स्केलर मिलता है मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा, और वो स्केलर कितना मिलता है वो होता है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है। ए का मतलब हम जो लिख रहे हैं इसका मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी का मतलब है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ये है डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट का। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, मान लीजिए वो वेक्टर ए और बी है तो इसका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और थीटा जो है सो दोनों के बीच का एंगल। मान लीजिए एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, हाँ, ये हमारा वेक्टर ए है और ए हमारा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा।
दो वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे पता करते हैं? या तो दोनों का टेल एक जगह पर रख दीजिए जो कि इस केस में है, और तब उसके बीच का एंगल देख लीजिए, या फिर दोनों का हेड एक जगह रख दीजिए तो भी, जैसे कि यहां पर जो है हम देखें ऐसे दोनों का हेड एक जगह है तो भी सेम एंगल आएगा ना, यहीं से देख लीजिए। इसको यदि हम ऐसे आगे बढ़ा दें और इसका हेड यहाँ पर रख दें और इसका टेल यहाँ पर रख दें, एग्जैक्टली सेम एंगल आ रहा है। तो दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए या हेड एक जगह होना चाहिए, तो उसके बीच में जो एंगल आपको दिख रहा है वही उसका एक्चुअली उन दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ए डॉट बी जो है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये तो स्केलर है, इसमें तो डायरेक्शन है नहीं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट टाइम्स उसके बीच का जो एंगल है थीटा उसका कोसाइन। तो ठीक है, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये क्या कहता है? कुछ फिजिकली तो कहता होगा। क्या कहता है? आप जरा सा इस बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए में बताइए कितना आता है। आपको पता है कि हमारे पास यदि कोई भी वेक्टर हो ए और किसी भी डायरेक्शन में यदि मुझे उसका प्रोजेक्शन लेना हो तो हम क्या करते हैं? प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से टॉर्च ऊपर से डालिए एकदम परपेंडिकुलरली, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ये वेक्टर हमारा पी वेक्टर है, तो ये हो गया पी कॉस थीटा, राइट। और ये जो दिखा है एडजेसेंट टू एंगल जो है वो हो गया पी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू ये जो आपको वेक्टर भी दिखा उधर हो जाएगा पी साइन थीटा। इस तरह से निकालते थे, एक प्रोजेक्शन निकालनी है पी कॉस थीटा इधर और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ कि बी जो है उसका प्रोजेक्शन में एक में देख रहा हूँ, मतलब ये वाला क्वांटिटी देख रहा हूँ। ये कितना हो गया? ये हो गया बी कॉस थीटा। अब ए डॉट बी देखिए क्या बन गया आपका, ए डॉट बी का जो कि है ए बी कॉस थीटा, आप इसे लिख सकते हो ए टाइम्स बी कॉस थीटा। ये क्या है? एक वेक्टर है, और बी कॉस थीटा क्या है? दूसरा वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग ए है, वही लिख देते हैं ए टाइम्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, जो वेक्टर यहां लिखे हैं उसका प्रोजेक्शन। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए जो डॉट बी है जो होता है ए बी कॉस थीटा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो बी टाइम्स ए कॉस थीटा, लिख सकते हो। अब बी टाइम्स ए कॉस थीटा क्या हुआ? अब यहां पर उसके लिए अलग फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ए वेक्टर था और ए हमारा बी वेक्टर था, राइट। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, एग्जैक्टली सेम बनाए। अब क्या करते हैं हम बी को इधर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और ए का प्रोजेक्शन यहां से सीधे परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहां पर यहां से टॉर्च डालेंगे जो इसका प्रोजेक्शन जाएगा, ये देखिए टॉर्च डाले यहां पर, ठीक है। अब देखिए ए यदि ए है तो ए जो क्वांटिटी यहां पर आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, वो कितना होगा? वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये इधर है, जिधर एंगल है उधर होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या हो गया? ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी डायरेक्शन। बी वेक्टर यहां से हटाकर हम यहां लिखते हैं ताकि ये बी वेक्टर है, तो यहां पर बी हो गया और ए कॉस थीटा हो गया आपका ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो ए डॉट बी ए हो गया। अब यहां पर इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें। ए डॉट बी क्या था? एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए। यहां जो वेक्टर है उस डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन। यहां पर बी वेक्टर लिए, यहां ए था यहां बी लिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। और दोनों को यदि एक साथ में लिख दें हम तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ए डॉट बी क्या है? एनी वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना है, कोई भी वेक्टर ले लीजिए उसका मैग्नीट्यूड लीजिए, टाइम्स प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। यहां दो वेक्टर है ना, ये पहला वेक्टर यहां पर है, जो भी लेना है आपकी मर्जी, प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग फर्स्ट वन।
ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। कोई भी वेक्टर लीजिए और उस वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरा का जो प्रोजेक्शन है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो दोनों का प्रोडक्ट ही एक डॉट पी है। अब यदि ए डॉट बी का हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट वेक्टर होते हैं जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, आई हैट, जे हैट, के हैट। ये आपका एक्स वाई जी है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है, ठीक है। इधर जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कहते हैं, इधर जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कहते हैं, इधर जो यूनिट वेक्टर है उसे के कहते हैं। अब जरा इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए तो क्या आता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है ना। यहाँ हैट देते हैं यूनिट वेक्टर के लिए हम, वो ये दिखाता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यहाँ पर तो आई जे के लिखे हैं, कभी कभी कोई दूसरा चीज हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज कर सकते हैं आर हैट, मतलब आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। हम यूज कर सकते हैं ई हैट, ई के वेक्टर ई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ऐसा हम यूज कर सकते हैं। एक्स वाई जब यहाँ आई जे के लिखते हैं तो स्पेशली हम समझ जाते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई जेड जो डायरेक्शन है उधर ये यूनिट वेक्टर है आई जे और के। तो इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आई डॉट आई क्या हुआ, इसका पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, दोनों तो सेम वेक्टर है तो एंगल 0 होगा, तो cos 0 1 होता है। जे डॉट जे कितना होगा, एग्जैक्टली सेम 1, और के डॉट के ये भी 1 होगा। तो आई डॉट जे के डॉट के 1 हो गया, ये सर्वाइव कर गया। अब आई डॉट के देखें, आई डॉट जे डिफरेंट जो है, मैग्नीट्यूड 1, दूसरा का मैग्नीट्यूड 1, कॉस दोनों के बीच का एंगल, आई और जे के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है, वो खत्म हो गया। ऐसे ही जे डॉट के देखें, ये भी 0, के डॉट आई देखें, ये भी 0। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव किया। हम बात कर रहे हैं आई जे के टर्म में, ये जनरल नहीं। ऐसा नहीं कि ए डॉट ए ही सर्वाइव करेगा और बाकी सब जो है सो सब 0 हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ जो हम बातें कर रहे हैं आई जे के टर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आई जे के जो है सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री, के और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो उस केस में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट विथ अदर्स आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट के आई, ये 0 हो जाता है। तो आपको इसे याद रखना है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1, और आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई ये 0 होता है। तो ये था आई जे के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका कुछ और भी प्रॉपर्टी होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी उसमें से ये है कि वो कम्यूट करता है या नहीं करता है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट करता है या नहीं करता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूट्स। हमने यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिख दिया, एक कम्यूट करता है। कम्यूट करता है मतलब आपने पढ़ा होगा कि 1 + 2 = 2 + 1। ऐसा इसलिए कि कम्यूट करता है, कम्यूट मतलब एक जो है दूसरा का पोजीशन ले सकता है। कम्यूट करता है, आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, आप बोले थोड़ा सा घसको, हमको वहाँ बैठने दो, वो घसक के उधर बैठ गया, वो आके आपकी जगह पर बैठ गया, तो आपने कम्यूट कर लिया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया अपना सीट। तो यहाँ पर वही है, कम्यूट करता है ये। तो इस तरह का बिहेवियर जो है, मल्टीप्लीकेशन भी है जो कम्यूट करता है, 1 × 2 = 2 × 1। डिवीजन कम्यूट नहीं करता, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1। तो ये ऐसा मत समझिए कि चीजें हमेशा कम्यूट होता है। ये कम्यूट कर रहा है एडिशन, ये मल्टीप्लीकेशन कम्यूट कर रहा है, डिवीजन कम्यूट नहीं किया। और डिवीजन ही क्यों, 1 - 2 जो है सो भी कम्यूट नहीं कर रहा है 2 - 1 से। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कम्यूट नहीं करता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूट करता है फॉर रियल नंबर। ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यही प्रॉपर्टी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है या नहीं करता है। यदि कम्यूट करता है तो इसका मतलब है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा। तो एलएचएस है ए डॉट बी, मतलब ए बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा।
ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। थीटा हमेशा हम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ए से बी की ओर चले थीटा हो गया। अब यदि आरएचएस की हम बातें करें तो बी डॉट ए जो है वो कितना होगा, वो होगा बी ए कॉस। अब एंगल जो है सो क्या होगा, बी से ए की ओर चलना है, बी से ए की ओर चलना है तो आपका एंगल हो जाएगा माइनस बी। आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, बी से ए की ओर चल रहे हो तो क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो एंगल हो गया आपका माइनस। लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो वो कुछ उसने कुछ किया नहीं। और बी और ये रियल नंबर है, और रियल नंबर जो है वो कम्यूट करता है, तो बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी। तो इसका मतलब ये देखिए ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, एलएचएस आरएचएस सेम हुआ, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस सेम हुआ, इसका मतलब है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब ये कम्यूट करता है, कम्यूट। ये जो नंबर है ये कम्यूट के सिवा में और भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो भी करता है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करने का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप जो है एसोसिएटिव लॉ पढ़ा होगा आपने, तो पहले एसोसिएटिव का बात करते हैं, उसके बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे। ये जो बातें कर रहे हैं हम रियल नंबर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एसोसिएटिव लॉ 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3, इसमें कम्यूट कैसे कहें कि कौन कम्यूट कर, 2 रहता है तो कम्यूट कहते हैं, 3 रहता है तो एसोसिएट कहते हैं, ऐसे एसोसिएट करते हैं। पहले 2 3 को ऐड कीजिए, फिर 1 + 2 को ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पे ऐड करने का जो ऑर्डर है, यहाँ पहले 2 3 को ऐड किया गया, उसके बाद 1 को ऐड किया गया, यहाँ पहले 1 2 को ऐड किया गया, उसके बाद 3 को ऐड किया गया, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे जब यहाँ पर 2 तरह के साइन आ जाएंगे, जैसे एक मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा a टाइम्स b + c, तो आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो a को b के साथ में और a को c के साथ में, यहाँ पर जो साइन है वो साइन यहाँ पर, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। क्या ए डॉट प्रोडक्ट भी ये एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है? हाँ वो भी करता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर इसका जो है, इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसोसिएटिव लॉ भी ये ओबे करता है, ये भी ओबे करता है। मतलब a डॉट b + c इक्वल टू a डॉट b, नहीं डॉट कैसे करेंगे, ये तो मैं उल्टा लिखा चला जा रहा हूँ। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ डिफाइन ही नहीं कर सकते। कैसे करें डिफाइन? आप बोलोगे मैं ऐसे कर रहा हूँ भाई, ऐसे a डॉट b डॉट c, फर्स्ट केस में पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड केस में पहले दोनों को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये नहीं कर सकते। रीजन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ कर तो सकते हैं, हाँ ठीक है कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते। स्केलर जो क्वांटिटी है लैम्डा, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में वो डॉट नहीं है, डॉट का स्पेशल मीनिंग है। डॉट का मतलब है कि दोनों वेक्टर होना चाहिए, तभी हम डॉट लगा सकते हैं या क्रॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर केयरफुल रहना है कि हम नंबर्स में जो मर्जी आता है वो करते हैं, या तो कभी डॉट लगाते हैं, जिस किसी को मर्जी हुआ तो डॉट लगाया, किसी को मर्जी हुआ तो क्रॉस लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि जब तक वो नंबर है। लेकिन वेक्टर में आने के बाद में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि 2 वेक्टर के बीच में या तो आप डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, और ये दोनों ही डॉट या क्रॉस एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में नहीं लगा सकते। तो क्या करते हैं, सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं, लैम्डा ए लिखते हैं। लैम्डा ए जो है वो लैम्डा डॉट ए नहीं है, और ये एक्चुअली गलत है। डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर के बीच डिफाइन होता है। यहाँ पर देखिए एक स्केलर क्वांटिटी हो गया और एक ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और दोनों वेक्टर के बीच में हम एक डॉट प्रोडक्ट दिए हुए हैं, नॉट डिफाइंड।
इस तरह का सिचुएशन को डिफाइन नहीं कर सकते। एक स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट लेना है या वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वो दोनों दो वेक्टर के बीच होता है। वही हाल यहाँ पर भी है। ये एक स्केलर है और एक वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर और स्केलर के बीच में डॉट या क्रॉस नहीं लिख सकते। सिंपली यदि लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स ए बोलेंगे, लैम्डा टाइम्स ए। हाँ, लेकिन लैम्डा डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ कहां से लागू होगा, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होता है, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो थर्ड वाला देखें अब। थर्ड वाला जो लॉ है इसका वो ए है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये डिफाइन है और ये इसको फॉलो भी करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, ए को डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यही है। अब देखिए एलएचएस क्या है, आरएचएस क्या है, ध्यान से देखिए। ए डॉट बी प्लस सी है, इधर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी है। तो हम क्यों ना 3 वेक्टर ले लें, ठीक है। एक वेक्टर हमारा ए हुआ, दूसरा वेक्टर हमारा बी हुआ, और तीसरा वेक्टर हमारा सी है। सी किधर ले लें, इधर ले लें, जिधर भी लेना आप ले लेते हैं। सी वेक्टर है। क्या करना है एलएचएस के लिए, बी और सी को पहले ऐड करना है। ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इसको ऐड करेंगे, दूसरा कलर दे देते हैं, ऐड करने वाला कलर रेड दे देते हैं। ये वाला क्वांटिटी जो है आपका हो गया बी प्लस सी। ये ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री आ गया ना, और 90 डिग्री नहीं लाना चाहते क्योंकि उसका कंपोनेंट ही नहीं होता। तो थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं। तो अब जो है सो कुछ ऐसे आएगा। मान लीजिए ऐसे है, ये सी वेक्टर हुआ और ये आपका हो गया बी प्लस सी, और ये वेक्टर ये आपका है। तो आप देखिए ए डॉट बी प्लस सी क्या आएगा, ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी जो है वो क्या आएगा, आप देखिए। देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसको अभी क्या करते हैं, हम एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, वो इजी रहेगा। ज्योमेट्रिकल मेथड में ये वेक्टर को उठा के यहाँ लाना होगा, और उसके बाद में इसका कंपोनेंट देखेंगे, ये वाला कंपोनेंट आएगा। तो ज़्यादा ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। और इधर सेकेंड टाइम में ए डॉट बी है, तो इसको यहाँ पर लाएंगे, ए डॉट बी कुछ ये आया, फिर ए डॉट सी जो है उसको कुछ ये आया। तो बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल पॉसिबल है, लेकिन बैठ के मुझे सोचना पड़ेगा और फिर बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री आएगा। तो उससे अच्छा है कि हम आपको इजी मेथड बताएं, और वो है एनालिटिकल मेथड। वो है एनालिटिकल मेथड, और वो उसको हम वही करने वाले हैं। तो देखिए ए बी सी जो है एनालिटिकल मेथड में ये आए, इसके पहले हम आपको बता दें कि ए डॉट बी को कैसे एनालिटिकल मेथड में हम डील करते हैं। तो ये अभी रहने दीजिए, इसको प्रूव करेंगे। लेकिन पहले हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारे पास है और बी वेक्टर हमारे पास है। जब हम एनालिटिकल मेथड चलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स वाई और जी कंपोनेंट में। जो भी वेक्टर है ए है, इसका कुछ कंपोनेंट है एक्स में, इसका कुछ कंपोनेंट है वाई में, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये पहले ही दिखा चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को ए को हम जितना मर्जी है उतना तरीके से लिख सकते हैं कि उसको जो है सो ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यदि हम एक्स वाई जी में ब्रेक करते हैं तो हमारे लिए इजी है, क्योंकि एक्स वाई जी तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हम किसी भी वेक्टर को इस तरह से, जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, डायरेक्शंस जो हैं एक्स वाई जी, उसमें हम इसको ब्रेक करते हैं। तो मान लीजिए इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो है सो ए एक्स है,
इसका along y एक्सिस ए वाई और along z एक्सिस ए जी है। तो यहाँ पर हम सिंपली यूनिट वेक्टर लिख दिया, ये x कंपोनेंट यूनिट वेक्टर y कंपोनेंट यूनिट वेक्टर y में, z कंपोनेंट यूनिट वेक्टर z में। ऐसे b को हम लिख सकते हैं बी वाई जे प्लस बी जी के, ये लिख लिए। अब a डॉट बी निकाल लीजिए इसका, कैसे निकालेंगे a डॉट बी? तो यहां पर देखिए ए एक्स को जो है सो मल्टीप्लाई करना है बाकी सबके साथ में, ये एक्स आई इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बाकी सारे के साथ में। यहां पर हम उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव करता है और बाकी नहीं करता है। ये वाई वाला देखें, यहां पर तो सेम चीज रहेगा, और ए जेड वाला देखें, इसका भी तीनों के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, ये डॉट प्रोडक्ट ए जे के डॉट प्रोडक्ट बी एक्स वाई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो अब देख लीजिए आई के साथ सर्वाइव करेगा, 1 हो गया, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई किए तो ए एक्स बी एक्स आया। आई जे के साथ सर्वाइव नहीं करेगा, खत्म। आई के साथ सर्वाइव नहीं करेगा, खत्म। यहां पर केवल डायगोनल टर्म जो है सो डायगोनल टर्म यहां पर सर्वाइव करेगा, आई और आई। ये आई नहीं है ना, ये जे है, देखिए मैंने यहां गलती की, ये जे है ये के है। ये जे है और ये के है। तो जे डॉट जे सर्वाइव करेगा, वो हो गया ए वाई बी वाई, और यहां पर जे डॉट के सर्वाइव करेगा तो वो हो गया लास्ट में यहां पर ये वाला ए जी बी जी, और बाकी सारे सर्वाइव नहीं करेंगे। छठ हो गया, 3 3 6 3 9, ठीक है। तो ये तीनों सर्वाइव किए। तो बस आपको देखना है कि जो सेम प्रोडक्ट यहीं पर यदि करना हो तो ए एक्स को बी एक्स ए सर्वाइव करेंगे, ए वाई बी वाई सर्वाइव करेंगे, ए जी बी जी सर्वाइव करेंगे, बाकी सब खत्म। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो यहीं से देख के, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। इसको जो है सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई बी आई, ऐसे, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, आई ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। और आई को जो आप 1 न लिख कर ऐसा लिख सकते हो, 1 2 तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड की जगह पर आप कर सकते हो आई इज एलिमेंट ऑफ एक्स वाई जी, डन। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट एनालिटिकल मेथड। इसी को यूज करके अब हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ये फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ठीक है, चलिए जल्दी से हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा दें इसको कि ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो 3 वेक्टर हमें लेने पड़ेंगे, 3 वेक्टर लेते हैं। पहला वेक्टर है ए, और उसको हम कहते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। बी वेक्टर लेते हैं, एक्स सेम मैनर में डिफाइन करते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। सी का भी ये 3 वेक्टर हो गए। मुझे क्या प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस नहीं, प्लस, प्लस या माइनस दोनों के लिए करता है, हम केवल प्लस के लिए कर रहे हैं क्योंकि माइनस क्या है, माइनस है एडिशन विथ ऑपोजिट वेक्टर। अब एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, राइट। ए की जगह ये वाले लिखेंगे, ए वाई जेड प्लस ए जी के, ठीक है। और बी प्लस सी लिखना है, तो बी प्लस सी दोनों को क्या करें, ऐड करना है। तो देखिए इसका आई कंपोनेंट को एक साथ में लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी एक्स,
बी एक्स प्लस सी एक्स, इसका आई हो गया, प्लस बी वाई सी वाई, ए जे हो गया, प्लस बी जी प्लस सी जी, ए के हो गया। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए ए एक्स आई जो है इसका डॉट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट, ए एक्स आई का जो डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ चलेगा, आई डॉट आई सर्वाइव करेगा, आई डॉट जे नहीं सर्वाइव करेगा, आई डॉट के नहीं सर्वाइव करेगा, तो सब भूल जाएंगे। सिंपली आई डॉट आई जो सर्वाइव करता है उसे लिखते हैं, ए एक्स वो सर्वाइव कर गया क्योंकि ये आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट है, आई इसके साथ आई जो है वही आई के साथ डॉट प्रोडक्ट है, बाकी दो तो सर्वाइव नहीं करेगा। वाई ये वाला जो जे डॉट जे सर्वाइव करेगा, पहला वाला नहीं सर्वाइव करेगा, दूसरा हो गया ए वाई बी वाई प्लस सी वाई, दो तो नहीं सर्वाइव करेगा, आई डॉट आई नहीं, हाँ ये वाला के डॉट आई नहीं सर्वाइव करेगा, के डॉट जे नहीं सर्वाइव करेगा, के डॉट के ये सर्वाइव करेगा, ये हो गया आपका ए जी बी जी प्लस सी जी, ठीक है। अब इसको जो है सो हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स सी एक्स, यहां पर भी ऐसे ही ए वाई बी वाई प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड बी जेड प्लस ए जेड सी जेड। अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो तीनों आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में उसको एक साथ ऐड करते हैं और ये तीनों को एक साथ ऐड करते हैं, यहाँ प्लस देते हैं, ये हो गया आपका ए एक्स बी एक्स प्लस ये हो गया ए वाई बी वाई प्लस ये हो गया ए जेड बी जेड, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में फिर लिखते हैं इधर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं, ये वाई सी वाई ए जेड सी जेड, ये एक्चुअली आपका ए डॉट बी है और ये आपका ए डॉट सी है, और ये हम क्या लेके चले थे, एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस आ गया। ये क्यों है ऐसा, यहां से देख सकते हो, ए डॉट बी क्या होता है, सो देख लीजिए, ए और बी जो है इसको डॉट लीजिए, आई डॉट आई सर्वाइव करेगा, आई डॉट जे या आई डॉट के सर्वाइव नहीं करेगा, तो जो सर्वाइव करता है केवल उसी को लिखते हैं। यहाँ पर जे डॉट जे सर्वाइव करेगा, ए वाई बी वाई, यहाँ पर के डॉट के सर्वाइव करेगा, बाकी सब सर्वाइव नहीं करेगा, ए जेड बी जेड। वैसे ही आप चाहो तो ए डॉट सी भी लिख सकते हो, ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, और यहीं से देखिए ए डॉट बी और ए डॉट सी ये है या नहीं है, ए डॉट बी और ए डॉट सी है या नहीं, और ए था आपका ए डॉट बी प्लस सी। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ओके, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या इसका प्रॉपर्टी हो सकता है। अभी तो आपने देखा कि ये दो वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर दो मेन प्रॉपर्टी है, मान लीजिए थीटा जो है उसे जीरो हो जाए तो ई डॉट बी क्या होगा, सिंपली होगा ए बी, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब यदि फर्दर हम बोले कि ए और बी यदि सेम हो जाए, इफ ए और बी दोनों सेम हो जाए, मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं करने के लिए, ए का अपने ही वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है, दो वेक्टर को आपस में ही डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, वो क्या हो जाएगा, यहां पर तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो ए टाइम्स ए कॉस 0 डिग्री जो कि 1 है, ए स्क्वायर आए, तो ए डॉट ए जो है वो क्या आपको दे रहा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। ये मान लीजिए आपके पास वेक्टर है ये, वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे है प्लस ए जी जे के है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है
स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर यदि हम ले तो स्क्वायर रूट खत्म। वही यहां पर दे रहा है, ए डॉट ए यदि आप लेंगे तो क्या दे रहा है, ए स्क्वायर, अपना मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ जो है, दो वेक्टर नहीं, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ जो है वो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे देता है। तो यदि कोई वेक्टर हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना हो तो आप ऐसे निकालते हो, आप उसे डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। दूसरा केस है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, जैसे कि आई जे के केस में हुआ था, आई जे के ये तीनों जो है सो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के बीच का एंगल जो है कितना है, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर हमारे पास है ए और बी, और उसके बीच का एंगल जो है सो 90 डिग्री है, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। तो ए बी कॉस, कॉस यहाँ 90 डिग्री हो गया और इस वजह से जीरो हो गया। तो ए डॉट बी यदि जीरो आपको कभी नजर आता है तो आप समझ जाइए कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। ठीक है। तीसरा चीज ये कर सकते हो कि आपको यदि कोई दो वेक्टर दिया है तो आप तुरंत उसका बीच का एंगल बता सकते हो। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और आपसे पूछा है कि भाई इसके बीच का एंगल कितना है, तो आप तुरंत बता सकते हो। कैसे, आप सिंपली जो है सो डॉट प्रोडक्ट याद कीजिए, कैसे है, उसमें एंगल है कि नहीं है, इसमें एंगल है, तो आप यहां से सिंपली कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी। तो थीटा यहां से निकाल लोगे आप, cos थीटा पता हो गया तो थीटा भी पता हो जाएगा, ए डॉट बी बाय ए बी। तो इस तरह से एंगल निकाला जा सकता है। यू कैन फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता होना चाहिए, या सिंपली कहिए ये वेक्टर जो है इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तीनों पता होना चाहिए। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के आप जो है उसके बीच का एंगल निकाल सकते हो। अब जो है सो क्या चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट अभी नहीं बताएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे जब इसका जरूरत आएगा। अभी नहीं आ रहा है तो सोचा था कि बता देंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको। दो वेक्टर है, मान लीजिए ए और बी। अभी आपने देखा कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट साइड में कोई डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ नहीं, यहाँ पर जो है सो ये भी, ये कॉस थीटा था, ये साइन थीटा आएगा और इसका डायरेक्शन होगा, और ये डायरेक्शन किधर है, वो ए पर भी परपेंडिकुलर है, वो बी पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर तो दो तरीके से हो सकते हैं। ये मान लीजिए प्लेन हमारा है, ए बी, यहाँ पर एक प्लेन ये है, एक प्लेन बी है, प्लेन नहीं, वेक्टर ए और बी है, ये जिस प्लेन में है वो ये भी प्लेन है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है ये हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है मान लीजिए। तो वेक्टर ए बी पर दो ठो परपेंडिकुलर हो गया ना, ए से एक्स वाई पर दो परपेंडिकुलर हो गया, एक ऊपर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में और एक नीचे माइनस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो कौन वाला लें, यहाँ तो एम्बिग्यूटी रहेगा ना, कंफ्यूजन रहेगा ना कि ऊपर वाला डायरेक्शन ले या नीचे वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले। तो वो देखने के लिए आपको राइट हैंड कर्ल रूल यूज करना होगा, और यही एक रूल यदि आप याद रखिए तो फिर आपको कोई फ्लेमिंग का रूल, कोई और जो रूल है याद रखने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिज्म में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी, हर जगह। क्योंकि वो सारे रूल आते कहाँ से थे, डायरेक्शन आते कहाँ से हैं, आते तो बस यही क्रॉस प्रोडक्ट से ही हैं। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का ही डायरेक्शन याद रखिए, और यहाँ पर राइट हैंड का रूल यूज कीजिए। क्या करना है, आपको अपना दाहिना हाथ लेना है, ठीक है, उसमें जो चार फिंगर्स हैं, थंब छोड़ के जो चार फिंगर्स हैं उसको एकदम सीधा रखिए और वेक्टर ए की ओर पॉइंट कीजिए। ठीक है। और उसके बाद में उस चारों फिंगर को एक साथ में कर्ल कीजिए टुवर्ड्स वेक्टर बी। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए की तरफ आपने चारों फिंगर रखा, उसे बी की ओर कर्ल किया, थंब जो है आपको डायरेक्शन दिखाएगा ए क्रॉस बी का। अभी इस केस में देखिए थंब ऊपर दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो एन जो है वो क्या हो जाएगा, वो के वेक्टर है प्लस वाला, जेड एक्सिस है। और वही बी क्रॉस ए का आप यदि देखोगे
तो वो आ जाएगा आपको माइनस एन क्रॉस, एन क्रॉस जो उसका है वो है माइनस के, नीचे जा रहा है। बी तरफ अपने चारों फिंगर रखिए, ए की कर्ल कीजिए, थंब नीचे जा रहा है न जेड, माइनस जेड के डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से ए और बी और ए का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन नहीं सेम है, तो ये कम्यूट भी नहीं करता है। यहाँ पर ये कम्यूट करता था, ये कम्यूट भी नहीं करता है। और भी इसके बारे में जो चीजें हैं बाद में बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है सो इस पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल है 5.1, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड डी। डी जो है डिस्प्लेसमेंट है, एफ जो है फोर्स है। और अभी आपको मैंने बताया कि जो वर्क और फोर्स, वर्क जो है वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए तो डॉट प्रोडक्ट लाया था। तो इसका मतलब क्या है कि W इक्वल टू एफ डॉट एस होगा। हाँ यही है, इनफैक्ट यही है। तो यहाँ पर जो है सो वही आपको निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है? फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल लीजिए, इसका एक वैल्यू आएगा और वहां से आप देख के बता सकते हैं कि कितना एंगल है। तो ठीक है, यहाँ पर निकालिए, एफ डॉट डी निकालिए। देखिए सर्वाइव कौन करेगा, सेम वेक्टर सर्वाइव करेगा, आई डॉट आई सर्वाइव करेगा, आई डॉट जे और आई डॉट के सर्वाइव नहीं करेगा। तो 3 टाइम्स 5 15। वैसे ही जे डॉट जे सर्वाइव करेगा जो कि 16 है, और लास्ट में -5 टाइम्स -3 ये के डॉट के सर्वाइव करेगा -15। तो ये आया 16 आपका। तो एफ डॉट डी जो है सो 16 आया, डॉट प्रोडक्ट पता हो गया आपको। अब ए बी निकालिए, फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड कितना है। आप यहाँ पर देख के तो सीधे कह सकते हैं ना कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर, या फिर आप सिंपली जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कहते हैं एफ डॉट एफ कर लीजिए। एक्चुअली ये वही है, आपको देख लीजिए यहाँ से एफ डॉट एफ ही है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 स्क्वायर, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 स्क्वायर, -5 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया -5 स्क्वायर, वही है एफ डॉट ए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 25, तो 50, मतलब 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये एफ का वैल्यू है। डी का वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 और 3, 5 और 3 एग्जैक्टली सेम है, 5 और 3। यहाँ पर भी वही था 5 4 3 इसका स्क्वायर, तो ये भी 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 आया। तो हम मेहनत करें फिर। और ठीक है, तो अब यहाँ से एंगल हम निकाल सकते हैं। एफ डॉट डी जो है वो होता है एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड और एंगल उसके बीच का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी का वैल्यू निकाले हुए हैं 16, और एफ का मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, डी का मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो 16 बाय 50। तो ये हो गया 16 कितना हो गया, ये 8 बाय 25, सो 0.32, कॉस थीटा इक्वल टू 0.32। तो यही आपका एंगल हो गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.32। अब ये कितना एंगल होगा, ये या तो आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, टेबल देखिए, और नहीं तो अप्रोक्सीमेट आपको बताना है तो ऐसे देखिए कि कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो कॉस पॉइंट, इसके आसपास का वैल्यू देखिए, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 0.5, और हमें पता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कोसाइन का वैल्यू घटता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा और बढ़ाएंगे तो घटेगा, तो 60 में ये 0.5 है, ये उससे कम है। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस 90 जो है सो 0 है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, मे बी 75 डिग्री। अब देखिए इसको भी अप्रोक्सीमेट करने के तरीके हैं, लेकिन हम उतना नहीं करने वाले हैं। हम सिंपली लिख देंगे इसको देखकर कि 60 से तो ज़्यादा ही है। आप चाहो तो 75 का कर सकते हो। 75 का आपको याद है, नहीं ठीक है, 15 का तो याद होगा। कॉस 75 जो है सो साइन 15 होता है, राइट। कॉस 75 साइन 15, और साइन 15 होता है √3 बाय 2√2। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.732
ये 4 ले लेते हैं, ये 1.414 ले लेते हैं, 1.414। तो इसको सिंपली सोचिए कि 1.5 है और ये कितना आ गया, ऑलमोस्ट 1 आ गया। सो 0.25 के करीब आ रहा है, 0.25 के करीब आ रहा है। ये कितना है, 0.32, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो 75 से थोड़ा कम आना चाहिए, राइट। वैल्यू इससे ज़्यादा है, एंगल को थोड़ा कम आना पड़ेगा, 75 से कम आना पड़ेगा। तो 70 डिग्री के करीबन आपको आंसर होगा। अब हम कैलकुलेटर देख कर बताते हैं कि एक्चुअल कितना है। कैलकुलेटर से देख के हमने अभी बस कंफर्म कर रहा हूं मैं कि ये जो है सो 71 डिग्री है। तो देखिए मैंने अंदाज से किया, इस तरह से आपको भी अंदाजा लगाना आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ कि कैसे मैंने अंदाज से किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ कॉस इनवर्स 0.32 है। मैंने हमें उस कॉस का एंगल पता करना है जिसका वैल्यू 0.32 है। हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री 0.5 है, और थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू नीचे आएगा, मतलब 60 से ऊपर जब यदि जाएंगे एंगल को लेके तो इसका वैल्यू घटेगा। तो दूसरा ऑप्शन है कॉस 75। कॉस 75 जो है वो साइन 15 है और उसका वैल्यू है √3 - 1/2 √2। वो मैंने अंदाज से किया, यहाँ पर लिखा 1.732 है, उसमें से एक माइनस करके लिख दिया, और 2 टाइम्स √2 है, √2 को इधर हमने 2 बना दिया, ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ओवर 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये ऊपर में जो है इसका वैल्यू होता है 1.414, राइट, स्क्वायर रूट ओवर 2 का। इसको मैंने 1.5 लिया और उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा ज्यादा कर दिया यहाँ पर, यहाँ थोड़ा कम कर दिया। तो ये 1.5 हो गया, ये 0.7 हो गया, ये ऑलमोस्ट 1 आ गया, 1.05 कुछ ऐसे 1 आ गया। 1 को 4 से डिवाइड किया, 0.25 आया। और ये 0.25 का वैल्यू जो है 75 का है, ये 75। तो 75 में 0.25 आ गया, हमें उससे थोड़ा नीचे रहना चाहिए क्योंकि अब कम हो गया ना। कॉस 75 जो है वो 0.25 आया। और ये देखिए यहाँ पर 60 पर 0.5, 75 पर 0.25, हमें चाहिए 0.32। तो इससे थोड़ा और नीचे रहना होगा, ये दोनों के बीच में, 60 और 75 के बीच में। तो मैंने अंदाज से 70 लिया, एग्जैक्टली 71 डिग्री। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि वर्क क्या है, जो इधर है वर्क और काइनेटिक एनर्जी में कैसे रिलेशन है, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वर्क बता दिया, एक्चुअली यहीं पर मैंने अभी इसी क्वेश्चन में जो है सो वर्क बता दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दोनों पर डिपेंड करता है वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये दोनों का बीच में डॉट प्रोडक्ट होना ही होना है। और क्या हो सकता था, कोई कांस्टेंट हो सकता था, लेकिन उस पर है नहीं। ऐसे ही इसको डिफाइन करते हैं वर्क को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे इस पर डिस्कस करेंगे। समझने में यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लाइव इसको जो है सो आपके डाउट को क्लियर करेंगे, यदि सफिशिएंट नंबर में कमेंट रहेंगे तो। थैंक यू।